हुए भाई, जो बातों में इतनी कड़वी कहोगे, बातों में तो सरकार ने रोज पलट देंगे, लेकिन भीतर से में और पावे हुए वे बीच बिचारे में यूं भी कवे हैं, और बीच का रास्ता काट के समझौता कर लिया करें। लेकिन जो पार्टी हमारे खिलाफ चलेगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ चल रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने का, उसकी जड़ों उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए हम गांव गांव में जा रहे हैं। मोदी सरकार देश से किसानों को खत्म करने की सुपारी ले चुकी है, कॉर्पोरेट कराने को है। तो चुनाव से पहले आपका ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार अपने हुए पुराना अजमाया और फार्मूला हिंदू मुसलमान आपके बीच में लाने लग रही है। आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। मेरा एक निवेदन रहेगा भाइयों से, थोड़ा सा आप अगर साइड में हो जाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप स्टैंड पे रख लो, अगर आप साइड में हो जाओगे सारे साथी हम दिखते रहेंगे। साथियों, मात्र 8-10 मिनट आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, 8-10 मिनट आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा हूं। और अगर आप सारे के सारे ध्यान से बात सुनो तब बात करें, और अगर आप न्यूका ना पाए, हमारे पूरा टाइम ही नहीं है, तो यार ये बात बंद कर देंगे। बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? साथियों, 2 अगस्त से पानीपत के गांव से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी। बिल्कुल आखिरी गांव जमुना के ऊपर हमारे मुसलमान भाइयों का गांव, मुसलमान समाज का गांव राणा माजरा से लेके सोनीपत के आखिरी गांव निजामपुर तक हम गए। और हमने तमाम किसान भाइयों से यह बात कही कि भाई, यदि आने वाली पीढ़ी बचानी है, यदि अपना भविष्य बचाना है, तो जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। या जितनी सरदारी अलग बैठी है, उतने भाई दुकानों में बैठे हैं, जितने साथी शेड के नीचे बैठे हैं, उतने साथी दुकानों के में बैठे हैं। एक भाई चक्कर मार का आया, सारी दुकानों में देख कर आया, तो हर दुकान में 5-10 आदमी बैठे हैं। साथियों, हम जब जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, तो कई बार सीआईडी के साथी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथी, जिस सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है, भाजपा और जेजेपी के साथी, और कुछ ऐसे साथी जिनका काम में दूसरे का विरोध करना है, वो कई बार के दुष्प्रचार करे हैं, वो यो दुष्प्रचार करे हैं। अब भाई, 2024 में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन है, इन किसान यूनियन वालों ने इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ये घूमने लग रहे हैं। ये दुष्प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, बीजेपी और जेजेपी के साथी सत्ता में बैठे और लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, न तो हमें और न ही हमारे किसी साथी को, न तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना और न विधानसभा का इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। हमने किसी तरह की चुनावी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं करनी। चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, यह उंगली है, इस उंगली ने कोई भी आके तोड़ सके है। यह उंगली अकेली है, इसने कोई भी आके तोड़ सके है। यह उंगली अकेली है, इन्हें भी कोई भी आके तोड़ सके है। लेकिन अगर यह सारी उंगली इकट्ठी हो जाए तो सरकार की कमर तोड़ सके है। तो जो हमारा मकसद है, इस यात्रा का जो मकसद है, गांव गांव में जाने का, लोगों से मिलने का मकसद है, वो मकसद ये है कि जो ये अलग अलग उंगली मारी होगी, ये सारी उंगली इकट्ठी करके और गुस्सा बना के सरकार की कमर तोड़ना हमारा मकसद है।
और सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, सरकार कान खोल के सुन ले, हमने किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करनी, लेकिन जो पार्टी हमारे खिलाफ चलेगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ चल रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने का, उसकी जड़ें उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए हम गांव गांव में जा रहे हैं। मेरे भाइयों, दो चार छोटी छोटी बात है। कुछ भाई पूछे हैं, अब भाई आंदोलन करे तो क्या हुआ है? कुछ भाई पूछे पंचायत करे तो क्या हुआ है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल इसी को हड़प की अनाज मंडी में यहीं पे पंचायत हुई थी, और पंचायत का जो मेन मुद्दा था वो हमारे जमीनों का कलेक्टर रेट और मुआवजे का मुद्दा था। और पंचायत का असर यह रहा, 2017 से लेकर 2022 तक लगातार 6 सालों तक जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके तमाम गांव का कलेक्टर रेट घटाने का काम किया, जब उस सरकार के खिलाफ पंचायत के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया, जब डीसी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे, हर दूसरे दिन धरना दिया, प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, तो उसका नतीजा यह रहा कि 6 साल बाद जाकर पहली बार इस साल 2023 में हरियाणा का तमाम गांव का कलेक्टर रेट इस सरकार को बढ़ाना पड़ा। पहले नियम होया करता, महंगाई के अनुसार हर गांव का कलेक्टर रेट बढ़ना होया करता, लेकिन यह सरकार आपकी जमीन छीनना चाहती है, यह सरकार आपको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए यह सरकार 2017 से 2022 तक लगातार आपकी जमीनों का कलेक्टर रेट घटाती रही। लेकिन जब आप लोग जगे, आप लोग इकट्ठे हुए, आप लोग एकजुट हुए, तो उसका नतीजा रहा कि 6 साल बाद जाकर पहली बार हरियाणा के तमाम गांव का कलेक्टर रेट 12 से 15% इस सरकार को बढ़ाना पड़ा। साथियों, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इनका एजेंडा सिर्फ एक है, और इनका एजेंडा यह है कि ये बिल्कुल सस्ती न सस्ती भाव में, सस्ते न सस्ते रेट में आपकी जमीन आप तक छीनना चाहे हैं, और आप तक छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहे हैं। इस बात में जितनी जल्दी समझ लोगे उतना फायदे में रहोगे। मोदी सरकार देश से किसानों को खत्म करने की सुपारी ले चुकी है, कॉर्पोरेट घराने को है। 2014 में पहले बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग हुई थी भाई, और नरेंद्र मोदी जी तो उन कॉर्पोरेट घराने ने यह बात कही थी, अब मोदी साहब यह सारी मीडिया हमारे अंदर है, इस सारी मीडिया में हम आपकी जय जयकार करा देंगे। अब एक काम कर दो, जो 2013 में जमीन अधिग्रहण कानून बना है, इस कानून को आप बदलवा दो। कंपनियां वो कानून क्यों बनवाना चाहती थी? कंपनियां वो कानून क्यों बदलवाना चाहती थी? क्योंकि उस कानून में किसानों को अधिकार दिए गए थे। उस 2013 के कानून में यह अधिकार आप लोगों को दिए गए थे कि किसी भी गांव की जमीन लेने से पहले सरकार को उस गांव के 70% लोगों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वे जमीन ले सके हैं। और सहमति लेने के बाद कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर देना पड़ेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को उस कानून से परेशानी हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, सत्ता में आते ही 2014 में वो कानून बदलने खातिर संसद में 3 बार अध्यादेश लेकर आए। उस टाइम राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वो अध्यादेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो सरकार अपनी विधानसभाओं में उस कानून
और 24 अगस्त 2021 का वो कानून हरियाणा की विधानसभा में पास कर दिया। और जमीन अधिग्रहण के समय आपकी सहमति लेने का प्रावधान खत्म कर दिया। आपको कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान खत्म कर दिया। मात्र 48 घंटे के नोटिस पर सरकार आपकी जमीन छीन सके है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, इन्होंने हजारीबाग की चुनावी सभा में कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो अपने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला लागू करूंगा। C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव दूंगा और उस फसले के भाव के अनुसार, उस फार्मूले के अनुसार 3,500 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव दिलाऊंगा। लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। 2014 में प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए और जब आपके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित में यह दे दिया कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा कौन है, हमारे पास बजट कौन है। आपने अगर ध्यान हो 2014 से पहले जो आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये कुर्ते तार के वो प्रदर्शन न करा करते। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी अपना कुर्ता तार के प्रदर्शन करा करते और कहा करते कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। धनखड़ साहब 9 साल हो लिए राज में, कड़ा चली गई वो रिपोर्ट, कड़ा चले गए आपके वो वादे, आज पूरे क्यों ना करते हैं किसानों खातिर? जो बात आपने कही थी वो पूरी क्यों नहीं कर रहे? मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने फसल बीमा योजना के ऊपर बोला। साथियों, पिछले साल की बात आपको बता रहा हूं। भारत सरकार का एक नियम है, इस बात को ध्यान से सुनना। भारत सरकार का एक नियम है, वो नियम यह कहता है कि भाई जिस किसान का KCC नहीं बन रहा उस किसान का बीमा अप्रूव या रिजेक्ट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और जिसका KCC बन रहा है उसकी आखिरी तारीख 15 अगस्त है। उन आखिरी तारीखों तक बीमा कंपनियों को या तो आपका पॉलिसी अप्रूव करनी पड़ेगी या आपकी पॉलिसी रिजेक्ट करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करूंगा अपने साथी हर्षदीप गिल जी का हिसाब से, जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पिछले साल उस मामले को पकड़ा और रिलायंस कंपनी के पास जो हरियाणा में 7 जिले थे, उन जिलों के अंदर 13 सितंबर तक न तो उन्होंने किसी की पॉलिसी अप्रूव करी और न ही किसी की पॉलिसी रिजेक्ट करी थी, जबकि आखिरी तारीख ये थी 31 जुलाई और 15 अगस्त। क्यों नहीं करी थी भाई? वो इसलिए नहीं करी थी क्योंकि बीमा कंपनियां देखना चाह रही थी अगर इनकी फसलों में नुकसान फालतू है, नुकसान घाट से। वो ये देखना चाह रहे थे अगर नुकसान फालतू हो गया तो सातू के सातू जिला के किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट कर देंगे, इनका क्लेम ना देना पड़े, और अगर नुकसान ना हो फसल में तो सारे की पॉलिसी अप्रूव करके मार आपा खा जाएंगे। भाई बैठे अनिल गंगाने से अब तक जिले सोनीपत के लिए सरकार ने कोई बीमा कंपनी मुकर्रर नहीं कर ली। कौन सी कंपनी आई है नहीं बता दिया सरकार ने, टाइम ऊपर जा लिया। साथियों, हमारी एक मांग है लंबे समय से सरकार से कि जो हमारे 150 किसान भाई आंदोलन में शहीद हुए थे हरियाणा के, जो 600 भाई पंजाब के शहीद हुए थे, पंजाब सरकार ने तमाम उन 600 के 600 परिवारों को एक सरकारी नौकरी और 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का काम किया था। तो हमारी सरकार से लंबे समय से यह मांग रही कि हरियाणा सरकार भी 150 के
150 शहीद किसानों के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी जरूर देवे। इस मांग को बार बार उठा रहे हैं। मेरे से पहले आदरणीय जर्नैल सिंह चहल जी ने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा करी। साथियों, सरकार कहती है कि भाई जिसका ट्रैक्टर 10 साल पुराना हो गया, दिल्ली एनसीआर में वो नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, 10 साल में ट्रैक्टर का बिगड़े के है कि मैं बिगड़ा है 10 साल में ट्रैक्टर का? सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने खातिर सरकार इसे कानून बनाने लग रही है। और एक अंत में 2-3 बातें यह कहूंगा साथियों कि जब वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दे पर फेल होगी, नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर फेल होगी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार फेल होगी, तो चुनाव से पहले आपका ध्यान भटकाने के लिए या सरकार अपना हुआ पुराना आजमाया और फार्मूला हिंदू मुसलमान आपके बीच में लाने लग रही है। नूह मेवात के बारे में जब उन्हें हिंसा हुई तो एक सीआईडी के अधिकारी ने एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि 10 दिन पहले हमने चंडीगढ़ यह सूचना भेज दी थी कि यहां पर टकराव हो सका, यहां पर लड़ाई हो सका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि सरकार चाहती थी कि नूह मेवात में दंगा होगा, दंगा होगा तो लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो इन राजनेताओं की राजनीति चमकेगी। साथियों, क्या आपने कभी देखा है किसी राजनेता का बेटा किसी धार्मिक यात्रा में शामिल होता हो? क्या आपने देखा किसी राजनेता का बेटा किसी दंगे में शामिल होता हो? हाथ ऊपर करके बताओ, कोई देखा किसी राजनेता का बेटा दंगे में शामिल होता हो? के बात मछले भाई नहीं बता रहे, आवाज नहीं आ रही के? देखा कोई भाई राजनेता का बालक दंगे में शामिल होता हो? साथियों, कोई राजनेता यह कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया, कोई राजनेता कहता है इस्लाम खतरे में आ गया, कोई राजनेता कहता है सिखिज्म और ईसाइयत खतरे में आ गई, कोई राजनेता कहता है फलानी जाति खतरे में आ गई। लेकिन हकीकत यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत न हिंदू खतरे में आया, न मुसलमान खतरे में आया, न सिख और ईसाई खतरे में आया, न कोई जाति खतरे में आई। अगर कुछ खतरे में आया है तो इन दंगाई राजनेताओं की कुर्सी खतरे में आई है। इसलिए आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बांटना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का नाम है जय शाह। जय शाह ने ना तो कदे क्रिकेट खेला, जय शाह ना कदे क्रिकेट का कोच रहा। अगर जय शाह नाम यूं कह देना अमित शाह के बेटे ने, अगर भाई एक बच्चा ये मंडी के गेट पे हाथ ला के उल्टा आ जा, 1.5 क्विंटल का है, उल्टा कोना है, जाओ में सांस चढ़ जाएंगे उसका। लेकिन उसके बावजूद जिसने क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसके बावजूद उस जय शाह को दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था बीसीसीआई का महासचिव 3 साल पहले बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। वो इसलिए बना दिया गया कि हम और आप तो जाति और धर्म के मुद्दे में उलझे हो रहे, इन उलझा दिया राजनेताओं ने। और जय शाह अमित शाह का बेटा जिस साल बीसीसीआई का महासचिव बना था, आपने यकीन नहीं होगा कि उसी साल जय शाह की प्रॉपर्टी, जय शाह की संपत्ति 1600 गुना बढ़ गई थी पहले साल। मान लो बीसीसीआई का महासचिव बनने से पहला यदि उस दौरान 2 करोड़ की संपत्ति थी, तो दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था बीसीसीआई का महासचिव बनते ही उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़कर 3200 करोड़ होगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह यूपी में विधायक है। बीजेपी के कई बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी कुछ समय पहले
सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली और वीडियो में क्या कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने अमेरिका से लॉ की डिग्री हासिल करी। इनके बेटे लॉ की डिग्री हासिल करें विदेशों से, और हमारे और आपके बच्चों को, हमारे और आपके भाइयों को जिनके हाथ में कलम किताब रोजगार होना चाहिए, उनके हाथ में लाठी गंडा से फंसे देकर उन्हें दंगाई बनाने लग रहे हैं। एक इन्हीं का रिश्तेदार, बीजेपी वाला का रिश्तेदार है असाउद्दीन ओवैसी, इन्हीं का भाई है वो, जिस सीट पर उसके पिता सुल्तान ओवैसी इलेक्शन लड़ा करते, उसके पिता बूढ़े हो गए तो अपने पिता की जगह हैदराबाद की सीट पर सुल्तान ओवैसी खुद सेट हो गया। और जिधर ये हिंदू मुसलमान जरा है, वो भी इसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतते हैं। उस असाउद्दीन ओवैसी ने अपना बेटा अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में विधायक बना दिया। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस सत्ता के धर्म के ठेकेदारों से, मुझे एक बात बताओ भाइयों, आप ये यानी वो अभियान चला रहे बीजेपी आरएसएस वाले, अगर भाई मुसलमानों को रोजगार मत दो, मुसलमानों को घर किराए पर मत दो, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, जो इस तरीके के समाज को बांटने वाले ये अभियान चलाने लग रहे हैं। मैंने एक बात बता दो आप सारे के सारे, और सोचिए इस बात ने, आज भारत के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुसलमान और क्रिश्चियनों के देशों में नौकरी करके अपना पेट पालने लग रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे हमारे भारत के बच्चे बाहर नौकरी करने? भाई सारे हाथ ऊपर करके बताओ, हमारे लाखों करोड़ों बच्चे बाहर नौकरी करने जा रहे नहीं जा रहे? एक बात बताओ, जब उन इस्लामिक देशों ने और उन क्रिश्चियन के देशों ने यह बात कह दी, अगर भाई हम हिंदुओं ने नौकरी अपने आड़े को ना करने दे, हमारे आड़े तो सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन नौकरी करेंगे, तो जो करोड़ों हिंदू रोजगार करने लग रहे हैं वे कड़े जाओगे भाई? यार के नौजवानों से तो नौकरी मिलना ना रही सरकार को रहे, उन करोड़ों नौजवानों ने क्या नौकरी देंगे? ये आज सिर्फ वो देश आगे बढ़ेगा जो सबको साथ लेकर चल सके हैं। मैंने एक छोटी सी बात बताओ, जो हमारा साउंड वाला भाई है, तरुण भाई है, वो पंजाबी समाज से है, भाई ने मेहनत करके आज इस इलाके में साउंड के नंबर में कब 2-3 लोग का भी इसका नाम है। ना तो हमने कदे यह बात देखी अगर भाई इसकी जात बिरादरी के है, ना इसने कदे यह बात देखी अगर भाई जिसके प्रोग्राम में हमने साउंड लाया उनकी जात बिरादरी के है। जब जाटों का धरना चला लाठ जोड़ी में 52 दिनों तक, तब इस भाई का उन्हें साउंडर स्पीकर थे। बहुत सारे भाइयों ने इस तरह बात कही, अगर भाई तू क्यों जाओ इनका साउंड स्पीकर लाने? इसने कहा कि मेरा धर्म यो है कि किसी भी जाति के किसी भी धर्म के भाई बुलावे, सेवा करने का काम है, सेवा करके आवेंगे। एक भाई मेरे को पहले बोला था, दानिश पवार भाई सहारनपुर से, जब भी बात आवे सामाजिक आंदोलनों की, यो भाई आके खड़ा पावे है। कदे भी किसी भाई के सहयोग करने की बात आवे है, किसी गरीब की बेटी के शादी करने की बात आवे है, तो भी चंदा देने में सब आगे पाओ। इसने नहीं पूछा और जिस बेटी की शादी होने लगी इसका धर्म के, इसकी जाति के। यो हमेशा एक बात कहा है कि हमारा सबसे पहला धर्म इंसानियत और पहली जाति इंसानियत। तो भाई धर्म और जाति में क्या दरिया है? हम सारे किसान हैं, हम सारे भारत के नागरिक हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने देश भारत खातर कुर्बानी देंगे, जाति और धर्म के नाम पर कोई कुर्बानी नहीं देंगे भाई। साथियों एक छोटी सी बात है, एक फैसला लेने का वक्त है। इन सारे इस बात पे ध्यान से सुनियो, कोई बात ना काम आ जाएगा, कोई दिक्कत ना बैठो। एक बात ध्यान से सुनियो इन सारे के सारे साथियों, जो व्यक्ति, जो संगठन, जो सरकार
हमारे खिलाफ चलन लग रहे हैं लगातार 9 सालों से। उन लोगों के चोट उड़े मारनी चाहिए जड़े उनके समय फालतू दर्द हुए। बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं ना कि जब लोहा ताता हो जब चोट मारनी चाहिए। तो इसी तरीके से इन राजनेताओं के चोट उड़े मारनी चाहिए जड़ा इनके समय फालतू दर्द होगा। और वो दर्द किस बात का हुआ है? ईब अगले 6-8 महीने में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन है। ईब ये काम में आओगे वोट मांगने, और जिसने कहोगे उसने अपना बापू बना लेंगे। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाइए उसके बाद आपसे मिलने भी को नहीं है। तो एक बात बताओ सारे साथियों, चौधरी चरण सिंह जो बात कहते थे, चौधरी छोटू राम जो बात कहते थे कि अपने वोट की ताकत को पहचानो। आप मुझे एक बात बता दो, 6 से 8 महीने का समय है अभी भी इलेक्शनों में, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शनों में। अगर इस सरकार ने, अगर इस किसान विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार ने अगर अगले 6 से 8 महीने में हमारी मांगें पूरी नहीं करी तो अगले चुनावों में इस सरकार का वोट की चोट मार के इसमें सत्ता दबार कर दोगे कि नहीं कर दोगे? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ, इस सरकार ने सत्ता दबार कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो एक बार नारे ला के बताओ जब मेरा पट्टेगा भाई। और सीआईडी वाले भाई नोट कर लियो, जितने आईडी वाले भाई हैं हर भाई के लिए 15-15, 20-20 आदमी जुड़ रहे हैं। एक बार नारा ला के बता दो कितनी ताकत का वोट की चोट मारे अगले चुनाव में बीजेपी वाला के ऊपर। पूरी ताकत बता दिया हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और खट्टर साहब एक बात और सुन लियो, मारी आपके लिए मोदी साहब के लिए को पर्सनल दुश्मनी को ना, मारी जो आपकी लड़ाई है ना वो गलत पॉलिसियों के खिलाफ है। 2014 में पहला कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन लड़े हैं। और जहां का कांग्रेस की आ जाएगी वह गलत करेगी उसके खिलाफ भी आंदोलन लड़ेंगे। और खट्टर साहब है और अमित शाह जी जिन्हें चाणक्य बताओ ये जिनने एक बात सुन लियो, हमें बीच का रास्ता का डंडारे कोने में कदे इसमें मेरे जाओ वे होंगे कुछ और भाई जो बातों में इतनी कड़वी कहोगे, बातों में तो सरकार ने रोज पलट देंगे, लेकिन भीतर तक में और पावे हैं वे बीच बिचारे में यूं भी कमे हैं। अगर बीच का रास्ता काट कर समझौता कर लिया करें। कान खोल कर सुन लो खट्टर साहब है, हम बीच का रास्ता काट नाले कोन्या एक बार प्रण ले लिया ना कि वोट की चोट मारकर अपने सत्ता दबार करेंगे तो खून की आखिरी बूंद लगा देंगे, सत्ता का अपने बाहर करके मानेंगे, उससे पहले बैठे हो गया। और न्यू मत सोचिए भाई, अगी आखिरी पंचायत से जुगल सोनीपत और पानीपत के 200 गांव में गए ना पिछले 1.5 महीने में। एक बार जानना के काम तक किसानों ने फ्री होने दो, एसार और रोहतक के 200 गांव में जाओगे और एसार और रोहतक की ठीक इसी तरीके की इस तभी बड़ी पंचायत करेंगे। और उन्हें भी अपने किसानों ने यह प्रण दिलाओगे, अपने किसानों को यह संकल्प दिलाओगे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ईपी मौका खट्टर साहब 6-8 महीने रह गए। अगर ईपी चाहोगे हमारी 9 मांग है, 9 मांग पूरी कर दो। हमारी आपको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, किसानों की 9 मांग पूरी कर दो। और अगर ये मांग पूरी नहीं करी तो 2024 में अपने जोड़ा उठा के चाल पड़ियो, हरियाणा में सत्ता में नहीं आने देंगे। आपने क्यों करेंगे? साथियों छोटी छोटी 1-2 बात और आपसे अंत में कहना चाह रहे हैं। एक सीआईडी और आईबी के माध्यम से एक सूचना देना चाह रहे हैं भाई, अपने प्रशासन तक ऊपर तक पहुंचा दियो। खासकर दिल्ली के लगते इलाके में, खासकर दिल्ली के लगते इलाके में कुछ बिल्डरों की बहुत घनी दादागिरी चल रही है। मुरथल गांव में एक माफिया ने
जिसका बीजेपी के सांसद के लिए यारी दोस्ती है, के हवा हरिप्रकाश मंगला है, के है मुरथल गांव में जबरदस्ती किसानों की जमीन पर कब्जा करने लग रहा है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि यह जमीन किसानों की है और किसानों के दोहरे देनी चाहिए। पुलिस ने भी आदेश दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उन गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करने लग रहे हैं। हमें 3-4 दिन का टाइम देवे भाई, बता लियो जब मुरथल गांव में तुम किसानों की जमीनों पर खंबे हटा लियो ना, तो हमें खंबे जाकर पाड़ेंगे और जड़त थाने में मुकदमा दर्ज कराना हो करा लियो, हम गारंटी ले रहे खंबे हम पाड़ेंगे भाई। दादागिरी नहीं चलेगी भाई किसी की भी, चाहे वह किसी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो या किसी का भी हो। और साथियों, अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक सच्चाई तो बताइयो, एक मन से दिल से बात बताइयो, ऊपर ऊपर तो हमत भरियो कभी भी। एक बात सच्चे मन से बताइयो अपने से, अगर ये हमारी 9 मांगे सरकार ने नहीं मानी, ईमानदारी में बताओ, अगले चुनाव में बीजेपी पर वोट की चोट मारोगे कि नहीं मारोगे? हाथ ऊपर करके बताओ। और एक ले आपका नहीं, अगले 8 महीने में कम से कम 100 आदमियों को जागरूक करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस पंचायत में आया है। जिस भी बैठक में बैठो, जिस भी चौपाल में बैठो, उड़ेया चीज लोगों को समझानी है। और एक बात साथियों, अंत में मैं जब मानूंगा आपकी बात में, मैं जब आपकी बात का यकीन कर पाऊंगा जब आप मेरी आखिरी एक छोटी सी बात मान लोगे। आखिरी छोटी सी बात यह है कि जितने भी साथी आ रहे हैं, जितने भी साथी खड़े हैं, आप तमाम साथियों को यहां से पैदल चलना है और किसानों के लिए अपना पूरा जीवन लगाने वाले चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा से आधा किलोमीटर दूर है। अब आगे आगे पैदल चलेंगे, पीछे पीछे हमारी गाड़ियां और हमारे ट्रैक्टर होंगे। गाड़ियों और ट्रैक्टरों में से एक ड्राइवर बैठा होगा, बाकी साथी हमारे सारे पैदल चलेंगे। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके संकल्प लेंगे कि हम एकजुट रहेंगे और मजबूत रहेंगे। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति है, वहां पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद आखिर में फवारा चौक पे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है, उड़े जाकर पुष्प अर्पित करके संकल्प लेंगे। ईमानदारी तो बताइयो, पैदल चलोगे नहीं चलोगे? झूठ मत बोलो भाई, भाई कुछ भाई आदमी खड़े झूठा मत खाइयो भाई, चलेंगे फासले में खड़े भाई के बात से चलेंगे भाई। सारे भाइयों ने अनुशासन में चलना है और जो हमारे पास से आएंगे हमें माने वो आगे चलेंगे और बाकी सारे साथी पीछे चलेंगे। किसान मजदूर